गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नरलावती एकेडमी। हम लोग इन्वायरमेंट एंड देयर पॉल्यूशन कंट्रोल के चैप्टर 2 में हैं, जहां हम लोग एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड देयर कंट्रोल स्ट्रेटजीज को डिस्कशन किए हैं। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर का टॉपिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज एंड सबमिट्स होने वाला है। तो चलिए इस पॉइंट्स और इस टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, याद रखना ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। इस कॉन्फ्रेंस को 1972 के स्टॉकहोम में, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए इसको 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। हेल्ड इन स्टॉकहोम बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1972, इट emphasized environmental protection with the slogan only one earth। यानी यह सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ। अच्छा, दिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 5 जून टू 12 जून इन 1972। यानी इस सम्मेलन को, इस कॉन्फ्रेंस को 5 जून से 12 जून के बीच 1972 में आयोजित किया गया था। इसका टोटल मीटिंग इतने टाइम चला। was the first step in addressing environmental problem and led the establishment of United Nations Environment Program UNEP, जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी है। यानी यह कॉन्फ्रेंस 5 से 16 जून तक चला। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोग्राम की एस्टैब्लिशमेंट की गई, जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में बनाया गया। याद रखना ये अफ्रीकन कंट्री है। हम हर साल इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ समिट या रियो समिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जामिनेशन में, किसी भी दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, इससे क्वेश्चन देता ही देता है। अर्थ समिट, इसको भी बोलते हैं रियो डी जेनेरियो समिट, इसी को बोलते हैं UNFCCC साइन समिट। इस तरीके से ये पूछ देता है। हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, इस समिट को रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था 3 जून से 13 जून के बीच इन 1992 ऑन द 20th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम। किसके? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के 20वीं वर्षगांठ पर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। Over 120 head of state participated to address environmental issues and prevent an environmental catastrophe. Canadian environmentalist Mercy Strong was the general secretary। माने इसमें टोटल 120 देशों से अधिक हेड ऑफ स्टेट ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस पर चर्चा करना और उससे रोकना था। इस समिट का सेक्रेटरी जनरल कैनेडियन इन्वायरमेंटलिस्ट मॉरिस स्ट्रॉन्ग था। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वायरमेंट मिनिस्टर कमलनाथ। इस समिट का कंफ्यूज नहीं होना, जो हम लोग का फर्स्ट ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस किया गया ये 1972 में किया गया, और अर्थ समिट किया गया, जिसे रियो डी जेनेरियो भी समिट बोलते हैं। इनको 1992 में किया गया, स्पेशली अर्थ के प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट से जुड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ क्या होता है? मतलब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन्हें इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ इंक्लूडिंग द स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 यूज्ड टू रिजॉल्व द एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। मतलब यह सम्मेलन पर्यावरण विवादों को सुलझाने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। मतलब जो स्टॉकहोम में जो ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, वो भी कॉन्फ्रेंस इसमें इंक्लूडेड है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ मतलब जो भी प्रोविजंस ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड किए गए हैं, वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ की कैटेगरी में आते हैं। क्या बताया? द 1992 डॉक्यूमेंट ऑन मैरीटाइम लॉ, जो 1992 मैरीटाइम लॉ डॉक्यूमेंट है, इस दस्तावेज में पर्यावरण संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार किया गया है। एक्नॉलेज इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट डिसीजन इंक्लूड नॉट हार्मिंग अदर थ्रू वंस एक्टिविटी,
प्रोवाइडिंग प्रायर नोटिस ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स और पोटेंशियल एक्सीडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन टू अफेक्टेड नेशन। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट के जो प्रिंसिपल हैं वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। कोई देश अपने काम से दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट होने से पहले सूचना देना जरूरी है। प्रभावित देशों को उचित मुआवजा भी देना जरूरी है। अफेक्टेड नेशन को उचित कंपनसेशन देना भी जरूरी है। ये तो हो गया इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रूल, जिनमें 1972 का मैरीटाइम लॉ भी आता है, 1992 का मैरीटाइम लॉ भी आता है, 1972 का ह्यूमन इन्वायरमेंट लॉ भी आता है इस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ के अंडर। अब आ गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF। इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया था और इसका क्या इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट था? इसकी स्टैब्लिश 1960 में स्विट्जरलैंड में की गई। एस्टैब्लिश्ड इन स्विट्जरलैंड इन 1960। इट्स एम इज टू कंजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। इसका मेन एम यही था कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट्स हैं, वन्य जीव, पेड़ पौधे, मतलब वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हमें कंजर्व करना है। क्या करना है? कंजर्व करना है। इट्स वर्क टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनकरेज एथिकल एंड फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आर्थिक सहायता भी देता है ये WWF। स्पेशली जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे के प्रोटेक्शन के लिए ये फंड रेज करता है। इसका मेन काम यही है। इन्वायरमेंट से संबंधित लोगों को जागरूक और इन्वायरमेंट्स के मूल्यों को लोगों में याद दिलाने के लिए अलग अलग दिनों को विशेष दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब उन विशेष सेलिब्रेटेड डे को देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे का एक ये है कि वेटलैंड जैसे तालाब हो गया, झील हो गया या फिर दलदल इलाका हो गया, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में उनका क्या योगदान है, उनको समझने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब आ गया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। इनको क्यों मनाया जाता है? फॉरेस्ट जंगल की सुरक्षा और जंगल में रह रहे इकोसिस्टम को, मतलब उस फॉरेस्ट से जुड़े सारे इकोलॉजी को हमें प्रोटेक्शन करने के लिए। वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जाता है? पानी बचाने और जल संकट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल अर्थ डे क्यों मनाया जाता है? अर्थ को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए और इस ग्रीन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए इस दिन को हम इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं। यानी पृथ्वी की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है ये। अब आ गया वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे। ये जो भूमिगत जल का स्तर है या फिर भूमिगत जो जल है, जो जिससे हम लोग सारा अपने दैनिक जीवन का, रोजमर्रा का जो भी A to Z वर्क है, इन्हीं से करते हैं। तो उनके प्रति लोगों में जागरूक और उनको समझने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस दिन को हम 10 जून को ग्राउंड वाटर डे मनाते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ब्राउट। डिजर्टिफिकेशन को रोकने और सूखा को भी रोकने के लिए हम साल में हर दिन 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट को मनाते हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारे जीवन में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व है, उस महत्व को समझने के लिए, उनको अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए इस दिन को हम रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस 16 सितंबर को हम लोग ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। एनिमल के, जानवरों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके प्रति मानवीय व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं। हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए या लोगों में इस डिजास्टर के प्रति जागरूकता के लिए इस दिन को 14 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाते हैं। नेशनल बर्ड डे 12 नवंबर को हम हर साल 12 नवंबर को नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। ये
सलीम अली से रिलेटेड है वर्ल्ड टॉयलेट डे। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर साल 26 नवंबर को वर्ल्ड प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे, माउंटेन्स का हमारे इकोसिस्टम में महत्व और उनको कंजर्व करने के लिए हम हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड एनर्जी डे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस हम हर साल 14 दिसंबर को मनाते हैं। हो गया सब मेजर कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। कुछ ऐसे सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उनको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अलग अलग वर्षों में कई महत्वपूर्ण सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंसेस हुए। हम उन्हें साल के अनुसार समझेंगे कि कौन से साल कौन सा कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन हुआ। इन्वायरमेंट यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पहला कॉन्फ्रेंस, स्पेशली ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहला कॉन्फ्रेंस 1972 को किया गया। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया एक इवेंट था जिसको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज किया गया। द फर्स्ट मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था जो ग्लोबली ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन इन्वायरमेंट से रिलेटेड और लीडिंग टू द क्रिएशन यूएनईपी। इसी कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखना। सेकंड है 1979 इस साल को द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिनेवा, यानी इस कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव पर चर्चा हुई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया गया था जिनेवा में, फोकस्ड ऑन द इश्यूज रिलेटेड और टू क्लाइमेट डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल कॉजेज। सेकेंड, उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई वो 1985 में यानी 1985 में वियना, जिसको वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में की गई थी। इसका मेन एम था एम टू प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे भी पूछ देता है। ओजोन लेयर की रक्षा करने के लिए 1985 में पहला कॉन्फ्रेंस की गई जो डेडिकेटेड था हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आया 1987, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गई, प्रपोज रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, माने CFCs गैसों के उत्पादन और इनके उपयोग को कम करने पर जोर दिया गया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन डिप्लेशंस एजेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस को रिड्यूस करने के लिए इस पर फोकस किया गया। फिर है 1988, ये टोरंटो कॉन्फ्रेंस भी इसको जानते हैं, ये टोरंटो में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। proposed a 20% reduction in CO2 emission by 2005 compared to 1988 levels। मतलब इस कॉन्फ्रेंस में CO2 के उत्सर्जन में 20% तक का रिडक्शन के लिए 2005 तक का डेडलाइन रखा गया। यानी जो हम CO2 जो एमिट होता है हमारे सराउंडिंग में, उसको 20% तक रिड्यूस करने के लिए सहमति बनी। फिर 1979 का हेलेंसिकी डिक्लेरेशन, जिसको फिनलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया, फोकस्ड ऑन ओजोन लेयर प्रोटेक्शन एंड सेसेशन ऑफ CFC प्रोडक्शन बाय 2000। यानी इस कॉन्फ्रेंस में ओजोन परत की सुरक्षा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उत्पादन को रोकने पर जोर दिया गया, स्पेशली सन 2000 तक। फिर 1990 में कॉन्फ्रेंस एक हुई जिनका नाम था लंदन कॉन्फ्रेंस। ये ब्रिटेन के सिटी लंदन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, एम्ड at ending the production and consumption of CFCs, setting deadline for developed के लिए 2000 and developing के लिए 2010 countries। मतलब CFCs के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने की सीमा इसमें तय की गई। डेवलप्ड कंट्री के लिए डेडलाइन रखा गया 2000 एंड डेवलपिंग कंट्री के ये डेडलाइन रखा गया 2010। स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे ये कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड था। फिर आया 1992 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एवर।
ये हर एग्जाम में पूछता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो ये पहला इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस किया गया था स्पेशली यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं। रियो समिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो नामक सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। साइन ऑल मेंबर कंट्री द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब इसमें जितना भी मेंबर कंट्री थे, यूएनएफसीसी के जितना भी मेंबर कंट्री थे, वो सभी ने इस यूएनएफसीसी प्रस्ताव पे, यूएनएफसीसी ट्रीटी पे सबने साइन किया। याद रखना, ये सबने साइन किया। अब यूएनएफसीसी समझते हैं कि ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। स्पेशली इसको क्लाइमेट चेंज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी यह एक समझौता है, ट्रीटी है, जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए बनाया गया है। यूएनएफसीसी का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। तो आपने ये तो समझ गया कि यूएनएफसीसी एक ट्रीटी है, समझौता है, जिनको एक मंच पे बैठ के सभी राष्ट्र अध्यक्षों को ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करना है। यूएनएफसीसी और आज लगभग 197 देश इसके सदस्य हैं। अब सवाल यह आता है कि यूएनएफसीसी कैसे काम करता है। देखो, हर साल सदस्य देश सीओपी की बैठक करते हैं। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सीओपी एक प्रकार का टेबल है, मीटिंग है, प्लेटफॉर्म है, जहां सब राष्ट्र अध्यक्ष मिलके एक साथ यूएनएफसीसी से निपटने के लिए, यानी कार्बन एमिशन से निपटने के लिए मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, उसी को सीओपी कहते हैं। अब जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए नियम कानून, नए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सीओपी क्या है? हर साल होने वाली एक बैठक है जिसमें यूएनएफसीसी के सदस्य देश मिलकर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज पर निर्णय ले सकें या फिर लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सीओपी। आशा करते हैं कि सीओपी एंड यूएनएफसीसी आपको क्लियर हो गया। यूएनएफसीसी एक समझौता है जो सभी मेंबर कंट्री ने इस बात पे एग्रीड हैं कि हम साथ मिलकर, सबको साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को हराना है। और उसी ग्लोबल वार्मिंग को हराने के लिए हर साल एक बैठक की जाती है राष्ट्र अध्यक्षों को एक मंच पे बैठ के, उसी को कहते हैं, उसी बैठक को कहते हैं सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये यूएनएफसीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब समझते हैं 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो क्या था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्थ समिट रिकमेंडेशन इंक्लूड यूएनएफसीसी। इसमें जो 1992 में जितने भी रिकमेंडेशन थे जो लागू नहीं हो पाए थे, उनको 1994 में सबको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके साथ साथ यूएनएफसीसी को ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस में लागू कर दिया गया। इंट्रोड्यूस तो हुआ, मतलब सब लोग की सहमति बनी 1992 में यूएनएफसीसी पे, लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया गया 1994 में। एम टू ब्रिंग CO2 एमिशन डाउन टू 1990 लेवल्स बाई 1995 जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसको समझते हैं फर्स्ट सीओपी, यानी जो यूएनएफसीसी के रिगार्डिंग जो पहला बैठक हुई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो पहला मीटिंग हुई थी यानी फर्स्ट सीओपी हुई थी, वो 1995 में हुई थी। यानी 1994 में यूएनएफसीसी लागू हुआ और 1995 में उसकी मीटिंग रख दी गई, उसकी बैठक कर दी गई, यानी सीओपी ऑर्गेनाइज कर दी गई। टू द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन यूएनएफसीसी, इसको बर्लिन, जर्मनी के राजधानी बर्लिन में इसको ऑर्गेनाइज की गई। इसमें कोई सहमति नहीं बनी, नो एग्रीमेंट रीच्ड। अब आता है 1996 में सेकेंड सीओपी यानी यूएनएफसीसी का दूसरा सम्मेलन इसमें ऑर्गेनाइज किया गया। इस वर्ष में यूएनएफसीसी का दूसरा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कोई भी ठोस समझौता इसमें भी नहीं हो पाया। देशों ने आगे के लिए बातचीत का रास्ता तो अपनाया, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट नहीं बन पाई। ठीक, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जिनेवा में। अब 1997 में जो कॉन्फ्रेंस की गई वो यूनाइटेड नेशन सेकेंड अर्थ समिट। ये 1997 में इस समय अर्थ समिट की गई, यानी 1997 में अब यूनाइटेड नेशन द्वारा सेकेंड अर्थ समिट यानी रियो डी जेनेरियो का
जो सेकेंड वर्जन था उसको न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया। रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21, यानी जो 1992 में जो एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविज़न किए गए थे उसको रिवाइज करने के लिए, वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसको सही से इम्प्लीमेंट हो पाए हैं नहीं, एक सक्सेसफुल हो पाए हैं कि नहीं, उनको समीक्षा के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी न्यूयॉर्क में। एस्टैब्लिश एट द 1992 रियो समिट। ये सारे रियो समिट जो 1992 के जितना भी प्रोविज़न इसमें उस समय एग्रीड हुए थे उसमें उसको समीक्षा करने के लिए 1997 में ये मीटिंग रखी गई थी। फिर उसी साल 1997 में थर्ड सीओपी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थर्ड सीओपी यानी यूएनएफसीसी का तीसरा बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है। कहाँ? क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ये जापान की सिटी क्योटो में इसको ऑर्गेनाइज की गई। डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीड टू रिड्यूस एमिशन बाय 5.2% फ्रॉम 1990 लेवल, यानी इसमें थर्ड सीओपी, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने 1990 के स्तर से, 1990 का स्तर मतलब 1990 में जो डेवलप्ड कंट्री के लिए जो डेडलाइन रखा गया था 2000 2000 तक हम कार्बन एमिशन को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को औसतन 5.2% से कम करने पर सहमति जताई गई। जो ये 1997 में जो थर्ड सीओपी ऑर्गेनाइज हुई उनमें जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे 1990 में जो इस बात पर सहमति बनाए थे कि हम लोग सन 2000 तक कार्बन एमिशन को 5% तक रिड्यूस कर देंगे, तो इस प्रोविजन को एक्चुअल में रिड्यूस करना है। फिर आता है 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। रिकमेंडेशन बिकम लॉ, जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल यानी यूएनएफसीसी का जो थर्ड बैठक बैठी थी उसको एक्चुअल में लॉ बना दिया गया। उसमें जो सहमति बनी थी 5.2% से कार्बन एमिशन को डाउन कर देना है 1990 के लेवल के अकॉर्डिंग, तो उसको एक्चुअल में इस बात पे कानून बना दिया गया है कि नहीं, तुम्हें इस बात को करना ही करना है, 5% रिड्यूस करना ही करना है। ओब्लिगेटिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन टू कलेक्टिवली और इंडिविजुअली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 5.2% बिलो 1990 लेवल्स बाय 2012, यानी विकसित देशों को 2008 से लेकर लगभग 2012 तक 1990 के स्तर से, 1990 मतलब जो डेवलप कंट्रीज के लिए डेडलाइन रखा गया था कि आपको कार्बन एमिशन को 2000 तक 5% से डाउन करना है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सभी डेवलप्ड कंट्रीज को 5% से ग्रीन हाउस एमिशन यानी कार्बन एमिशन को 5.2% से 1990 के स्तर के अकॉर्डिंग, 1990 के लेवल के अकॉर्डिंग 5.2% से कम उत्सर्जन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कुछ देशों को अलग अलग टारगेट दिए गए थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन को 8%, इंडिया को कुछ और दिए गए थे, चाइना को कुछ और दिए गए थे, मतलब उनके डेवलप एंड अनडेवलप्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को याद रखना, जो क्योटो प्रोटोकॉल था एक्चुअल में लॉ बन गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में ऑर्गेनाइज हुआ और 2005 में लॉ बन गया। अब 2012 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इस कॉन्फ्रेंस को रियो 20 या वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस या रियो डी जेनेरियो, ये रियो 20 क्यों बोला गया, रियो 20 या वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये 1992 के जो रियो समिट हुई थी उसके 20 साल बाद की बड़ी बैठक थी। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी जैसी संस्थागत ढांचा तैयार की गई, जिसको 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये रियो डी जेनेरियो का 20 साल के बाद का एक समीक्षा बैठक था। ठीक, इसको याद रखना। इट एड्रेस मेजर ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंजेस, फूड प्रोडक्शन इश्यूज ड्यू टू सीजनल चेंजेस, अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड वाटर स्कैर्सिटी। 2012 में जो रियो 20 के नाम से जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें सिर्फ कार्बन एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे चर्चा नहीं की गई, बल्कि जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो रियो समिट हुई थी उसके जो प्रोविजंस से, जो पॉइंट्स से, जो 20 साल बाद उसको समीक्षा करना था कि क्या एक्चुअल में जो पॉइंट्स हम लोग 20 साल पहले डिजाइन किए थे वो एक्चुअल में उस पर काम हुआ है कि नहीं, वो ग्रो किया है कि नहीं, उसी की एक समीक्षा बैठक थी। और इसको 2012 में इसको इन्वायरमेंट के साथ साथ इनको फूड अवेलेबिलिटी, फूड प्रोडक्शन, सीजनल चेंजेस, अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज,
वाटर सैरिसिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सबको ऐड कर दिया गया। इन्हीं को बोलते हैं रियो 20। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में 5% से डाउन करना था, ग्रीन हाउस गैस थी उसको 5% से डाउन करना था। इसको अभी याद रखना। ये 1997 में ऑर्गेनाइज किया गया। ये UNFCCC यानी कार्बन एमिशन का 3rd मीटिंग था। केवल इसमें विकसित देशों को जिम्मेदार बनाया गया। उसके बाद आता है पेरिस एग्रीमेंट, ये COP21 इसको बोला जाता है। ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2015 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें सभी देशों को, गरीब, डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन, सभी को जिम्मेदार बनाया गया। इसमें इस सबको मिलकर इस ग्लोबल चैलेंज को टैकल करना है। अब आया COP27 से COP28, इस नुकसान की भरपाई और जीवाश्म ईंधन घटाने पर जोर। इसमें जो गरीब नेशन है वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी पीछे रह गए हैं, पीछे छूट गए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या फिर टेक्नोलॉजी हुआ, तो उसमें इस बात पे सहमति बनी कि जो गरीब देश हैं, जो सच एक्चुअल में इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रह गए हैं, उनको फाइनेंशियली या फिर टेक्नोलॉजिकली उनको सपोर्ट जरूरी है। तो नुकसान की भरपाई और जीवाश्म ईंधन घटाने पर जोर। और सभी लोगों ने मिल करके फॉसिल फ्यूल को घटाने पर जोर दिया। सो थैंक यू। इन्वायरमेंट समिट का ये सेशन खत्म हुआ। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में डिस्कस्ड सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छूट रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। जितना हो सकता है हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।